नमस्कार। हमारी आज की कहानी है अभागन माँ। सेठ धनपत चौधरी के पास अपने नाम के अनुरूप अपार दौलत थी। नकद पैसों और बैंक बैलेंस की कोई गिनती ही नहीं थी। हालांकि उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम पर कर दी थी ताकि टैक्स बचाया जा सके। लेकिन यह भी सत्य था कि कई करोड़ों की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबाकर रखी हुई थी। धनपत चौधरी के 3 बेटे थे और सबके सब बाल बच्चों वाले थे। पोते पोती भी जवान हो चुके थे। 78 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भी काफी दुबला और कमजोर हो गया था। इस उम्र में काम तो वह नहीं कर पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटों को ही सौंप रखा था। घर पर रहते हुए अधिकतर या तो आराम करते या फिर थोड़ा बहुत टहल लेते थे। हालांकि शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज एकदम बुलंद थी। बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। बेटों के कहने पर उनकी पत्नी सुमित्रा जी ने कई बार जायदाद का बंटवारा करने के लिए उनसे कहा, लेकिन वह नहीं माने। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके तीनों बेटों ने उनका व्यापार संभाल रखा था। यदि वह बंटवारा कर देते तो उनके बेटे साथ मिलजुल कर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक ना देखते। यही सब सोच विचार कर उन्होंने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया था। कभी बच्चे बंटवारे की बात कर बैठते तो धनपत चौधरी एकदम भड़क पड़ते और कड़कती आवाज में उन्हें डांट लगा देते। बेटों का मुंह वहीं बंद हो जाता, लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे अपने पिता को जमकर कोसते। क्या पिताजी मरने के बाद यह सारी धन दौलत अपने साथ ले जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दे तो ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई होना तय है। 3 वर्ष और बीते तो धनपत चौधरी ज्यादा बीमार रहने लगे। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 8 महीने में ना जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए और कितनी बार घर लौटे। आखिरकार एक दिन बीमारियों के चलते वह हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बेचारी सुमित्रा जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धनपत चौधरी जी की मृत्यु पर उनके सभी बेटे बहुए एकत्रित हुए। वैसे तो 8 महीने से वह भी इसी ताक में थे कि कब उनके पिता का काम तमाम हो और कब संपत्ति के बंटवारे की बात की जाए। रात के 9 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उस समय उनकी पत्नी सुमित्रा जी उनके साथ थी। रात्रि के ही समय उनके मृत शरीर को घर लेकर आया गया। सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 12 बजे किया जाएगा। धनपत चौधरी के 2 बेटे हरि और दीपक उस समय घर पर थे, जबकि तीसरा बेटा अंकित व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए। उसने अगले दिन सुबह सुबह की फ्लाइट पकड़ी और 11 बजे वो घर पहुंच गया। पिता के मृतदेह के पास झूठे आंसू बहाते हरि और दीपक ने अपने तीसरे भाई अंकित से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे। तभी अंकित अपने पिता के मृत शरीर पर एक नजर डालते हुए बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं, अब जरा अपने संपत्ति के कागज भी देख लिए जाए। अरे अंकित, पहले दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके पश्चात आराम से बैठकर सारा बंटवारा कर लेंगे हम लोग। कहाँ भागे जा रहे हैं? सबकी आपसी सहमति से ही बंटवारा होगा, हरि ने कहा। तो दीपक ने भी इस बात में सहमति जताई, जबकि अंकित सहमत नहीं हुआ। अरे भैया, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अंतिम संस्कार कुछ देर में भी हो जाएगा और कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मेरे हिस्से में कितनी दौलत आएगी। अरे हम 3 भाई हैं तो संपत्ति के 3 बराबर के हिस्से होंगे। इतना सुनते ही अंकित आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं करता हूँ, हमेशा टूर पर रहता हूँ,
कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर, और तुम दोनों क्या करते हो? कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हो। बौखलाते हुए अंकित बोला। अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर हरी भी गुस्से में आ गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसे बचानी है, यह सब मुझे पता है, और मैं यह सब ना देखूं तो सारी आमदनी उसी में निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल काम है, इस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही दीपक भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अच्छा, और अगर मैं फैक्ट्री का काम ना देखता तो क्या तुम लोग व्यापार से इतनी संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो तीनों ने यह घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुमित्रा जी गमगीन हुई अपने पति की लाश के पास बैठी हुई थी। उनकी यह हालत देखकर सुमित्रा जी के बड़े भाई मोहन जी बोले, अरे नालायक, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। सबको जायदाद में अपने हिस्से की पड़ी है। अपने पिता के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। यह झगड़ा तो समाप्त होता नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी, यह किसी ने सोचा है? उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि वह क्या चाहती है। तभी दीपक बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना, उन्हें तो हम जैसा कहेंगे वो वैसे मान जाएंगी, और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पहले हमें एक फैसला पर पहुंचने दीजिए। लेकिन बेटा, सबसे पहले जो जरूरी काम है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्रों का कर्तव्य है। पहले अपना फर्ज पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना। अपने मामा की इतनी बात सुनते ही अंकित जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही, बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिस्से से संपत्ति का बंटवारा चाहिए, और वो बंटवारा मैं ही करूँगा। अंकित की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा सा खड़ा हो गया। इस दौरान सुमित्रा जी उठकर अपने कमरे में चली गई और अंदर अपने भाई को बुलाकर उनसे कुछ बात करने लगी। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तो तीनों बेटे आपस में लड़ मरने तक को तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया। स्वर्गीय धनपत चौधरी जी का घर साक्षात दंगल का मैदान बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है, और वह क्या चाहती है। इधर अर्थी को शमशान ले जाने में देर होते देख वहीं एकत्रित हुए उनके कुछ रिश्तेदार चिंता में पड़ गए, लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग धनपत चौधरी जी की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे कौन है आप लोग, और कहाँ लेकर जा रहे हैं पिताजी के मृत शरीर को? अंकित बोला तो उसी समय मोहन जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई इन्हें नहीं रोकेगा। यह सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं, इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। यह सुनकर तीनों भाई अपने मामा की ओर हैरानी से देखने लगे तो मोहन जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम जैसी नालायक औलाद के हाथों यह अंतिम संस्कार हो। और तो और, जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई है, उस दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में आए। माँ, हमसे पूछे बिना आपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? हरी ने गुस्से से कहा तो अंकित भी आग बबूला होते हुए बोला,
और सारी धन दौलत के बारे में भी आपने ही फैसला ले लिया। हमें भी तो बताइए, आखिर करना क्या चाहती हैं आप? बेटे बोलते जा रहे थे, जबकि उनकी माँ बिना पलक झपकाए छत की ओर निहारती जा रही थी। तभी बड़े बेटे हरि को कुछ शक हुआ। माँ को हैरानी से देखता हुआ जैसे ही वह अपनी माँ के नजदीक गया और उन्हें हिलाया, तो उसी समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। सुमित्रा जी भी इस क्रूर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गई। यह देख तीनों बेटे और बहुएं आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय हरि की नज़र माँ के पास रखे एक कागज पर गई, जिस पर सुमित्रा जी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। हरि ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठी की, आज उसी पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम हम लोगों का यह हश्र करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं सुमित्रा आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार का हक छीनती हूँ। तुम जैसे लालची और नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार से अच्छा है कि यह शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और हाँ, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा किया, उस पर कानूनन अब मेरा हक था और अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए वे दौलत मैंने इस शहर के सभी वृद्ध आश्रमों और अनाथ आश्रमों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के जॉइंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो चुका है और दान दिया जा चुका है। पत्र पढ़कर तीनों बेटों और बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। सबके सब जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगे। थोड़ी ही देर में अस्पताल से एक अन्य एम्बुलेंस आई और सुमित्रा जी के मृत शरीर को भी अस्पताल ले गई। दोस्तों, सुमित्रा जी ने क्या सही किया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।